तो वीर सावरकर, मदन लाल धिंगड़ा फिर फांसी के फंदे पर जाते हैं। फांसी के फंदे के ऊपर जाकर मदन लाल धिंगड़ा ये कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि मेरे भारत माता का अपमान मेरे राम और कृष्ण का अपमान है, और मैं अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानता हूं और अंग्रेजों को मारना अपना धर्म समझता हूं। और हंसते हंसते वो फांसी के फंदे के ऊपर झूल जाते हैं। अब ये जो सारा काम होता है, तो वीर सावरकर केवल सभा में विरोध नहीं करते, उस समय अंग्रेजों के अंग्रेजी समाचार पत्रों में लेख लिखते हैं कि मदन लाल धिंगड़ा गलत नहीं है, अंग्रेज अत्याचार करते हैं। तो अंग्रेजों की नजर में वो बहुत ज्यादा, अंग्रेजों की पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। इंडिया हाउस को सील कर दिया जाता है। वीर सावरकर विपिन चंद्र पाल जी के यहां कुछ समय रहते हैं। मैडम बीकाजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में चले जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने लंदन में बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है। तो वीर सावरकर को भी वो पेरिस में बुला लेते हैं। फ्रांस में वीर सावरकर रहते हैं। फ्रांस में रहते हुए जब वो सुनते हैं कि भारत में उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, और भारत में उन्होंने जो बम बनाने का फार्मूला भेजा था, उन्होंने जो चीजें भेजी थी, उसके आधार पर भारत में क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत से अत्याचार हो रहे हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मैं पेरिस में अभी खाली बैठूं, ये ठीक नहीं है। यद्यपि पेरिस के अंदर, फ्रांस के अंदर भी वो दूसरे देशों के क्रांतिकारियों से संपर्क करते हैं, वहां पर लेख लिखते हैं, लेकिन उनका जब मन नहीं लगता कि मुझे लंदन में जाना है, तो वो पेरिस से लंदन वापस आते हैं। इस बीच में भारत में वीर सावरकर के खिलाफ, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए उनके खिलाफ वारंट जारी हो जाते हैं। भारत के वारंट टेलीग्राफ से इंग्लैंड में भेजे जाते हैं, लंदन में वारंट जारी हो जाते हैं। वीर सावरकर जैसे ही पेरिस से लंदन में विक्टोरिया स्टेशन के ऊपर ट्रेन से उतरते हैं, उतरते उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको कैद में रखा जाता है। कैद में रखने के बाद फिर उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाते हुए वीर सावरकर से जब कहा जाता है, जब बातचीत की जाती है, तो वीर सावरकर अपने सारे अभियोगों को नकार देते हैं कि मैंने कोई साजिश, कोई षड्यंत्र नहीं किया। अंग्रेज पीछे पड़े रहते हैं। तो उसके बाद वीर सावरकर कहते हैं कि मेरे ऊपर जो मुकदमा चलाया जाना चाहिए वो लंदन में चलाया जाना चाहिए, उनके वकील कहते हैं। तो अंग्रेज ये चाहते हैं कि लंदन में हम मनमानी नहीं कर सकते, तो वीर सावरकर को वो भारत में भेज देते हैं। वीर सावरकर को भारत में लाया जाता है, और इसके बीच में एक बड़ी घटना होती है जिसने वीर सावरकर को वीर की उपाधि दी। ऐसा वीरतापूर्ण कार्य जो छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप ने किया, वो वीर सावरकर करते हैं। जेल में मैडम बीकाजी और श्यामजी कृष्ण वर्मा वीर सावरकर से मिलने के लिए आते हैं। तो वीर सावरकर कहते हैं कि मुझे अब भारत ले जाया जाएगा, और जब भारत ले जाया जाएगा तो जिस जहाज से मुझे ले जाया जाएगा वो मार्सल, फ्रांस की एक जगह है, वहां पर रुकेगा। तो मैं मार्सल में जहाज से कूद जाऊंगा, आप वहां पर मिलना, और मुझे अंग्रेजों की कैद में नहीं रहना, मुझे तो अंग्रेजों से लगातार संघर्ष करना है। जहाज में वीर सावरकर को ले जाया जाता है। वीर सावरकर को जब ले जाया जाता है, तो जैसे ही फ्रांस का मार्शल्स का तट आता है, तो उस तट में समुद्र के बीच में मार्शल्स के पास वीर सावरकर निर्णय करते हैं कि मुझे अंग्रेजों की कैद से बाहर निकलना है। और उनको केवल कैद से बाहर नहीं निकलना, वो संकल्प करते हैं कि यदि मैं अंग्रेजों की कैद से जहाज से कूदकर समुद्र के बीच में उनको चकमा देकर वीरतापूर्ण ये कार्य करता हूं, उनके हाथ से निकलकर फरार होता हूं, तो भारत के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी, उनका शोणित जागृत होगा। तो वीर सावरकर अंग्रेजों के सिपाहियों से कहते हैं कि मुझे टॉयलेट जाना है। वो जहाज के टॉयलेट में जाते हैं। टॉयलेट में जाते हैं तो जो जहाज के बाहर से टॉयलेट के अंदर से दिखाई देता है, वहां पर अपना कोट टांगते हैं। जहाज का जो रास्ता है वो छोटा सा रास्ता है, 10 से 12 इंच का। उसमें से वीर सावरकर सीधे सीधे नहीं निकल सकते, तो अपने कपड़े उतार कर वो अपने शरीर के ऊपर साबुन मलते हैं, और उस छोटे से सुराख से जो प्रकाश आने के लिए है, जो सीवर की व्यवस्था के लिए है, उसमें से बाहर निकलते हैं, समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। और कूद के आप कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति का साहस कितना होगा। अंग्रेजों की कैद में है, अंग्रेजों की कैद से बीच समंदर के अंदर कूदते हैं, और दूसरे देश में जहां की भाषा वो नहीं जानते, वहां पर अंग्रेजों की कैद से छूटने की योजना बनाते हैं। तो वीर सावरकर कूद जाते हैं। जैसे ही वीर सावरकर कूदते हैं, बाहर नहीं निकलते, तो जो ब्रिटेन का पुलिस अधिकारी है उसको शक होता है, दरवाजा तोड़ा जाता है। दरवाजा तोड़कर जब वो देखते हैं कि वीर सावरकर तो कूद गए हैं, तो अंग्रेज उनके पीछे बड़े जहाज से, जो छोटी कश्ती के अंदर, बोट के अंदर जो पीछा करते हैं, गोलियां चलाते हैं, बोट से पीछा करते हैं। गोलियां चलाते हुए वीर सावरकर मीलों तक तैरकर तट के ऊपर पहुंचते हैं। तट के ऊपर पहुंचकर वो तट के ऊपर जाते हैं, और जाते हुए उनके पीछे पीछे अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं। वो जाते हैं और जाकर फ्रांस के कुछ सिपाही उनको मिलते हैं। तो वीर सावरकर कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वीर सावरकर फ्रांस के सिपाहियों से कहते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए,
क्योंकि फ्रांस की भूमि है, तो फ्रांस की भूमि के ऊपर ब्रिटेन का कानून लागू नहीं हो सकता। तो वीर सावरकर उनको ये कहते हैं कि मैं यहां पर रिफ्यूजी हूं, शरणार्थी हूं, मुझे आप किसी जज के पास, किसी मजिस्ट्रेट के पास ले जाइए, आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, अंग्रेज सिपाही अत्याचार करने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। तो वो जो फ्रांसीसी सिपाही हैं उनके साथ दिक्कत क्या है, वो ना हिंदी समझते, ना मराठी समझते, ना वो अंग्रेजी समझते, केवल फ्रेंच वो समझते हैं। और वीर सावरकर फ्रेंच पूरी नहीं समझते, इतने में पीछे से ब्रिटिश सिपाही आ जाते हैं, वो उनको फ्रेंच के सिपाहियों को कुछ रिश्वत देते हैं और वीर सावरकर को दोबारा से पकड़ लिया जाता है और पकड़कर दोबारा जहाज में वापस ले आते हैं। जब जहाज में वापस लाते हैं तो वीर सावरकर के ऊपर जब वो सोचते हैं कि हम इनके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो वीर सावरकर उन सिपाहियों से कहते हैं कि देखो, मैं तो अपना पूरा घर जला चुका हूं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे शरीर का या मेरा अपमान करने की यदि किसी ने कोशिश की तो वह खुद इसका परिणाम भुगतेगा। तो वीर सावरकर भागने की कोशिश करते हैं, वापस लाते हैं तो उनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है, लेकिन उनके अपमान करने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। तो ये फ्रांस में समुद्र के अंदर कूदकर भागने की घटना पूरे विश्व में अपने आप अलौकिक है, अपनी एकमात्र घटना है जिसमें इस अव्वल दर्जे की, इस पहले दर्जे की बहादुरी दिखाई गई है। तो वीर सावरकर ये करते हैं। लंदन में क्या होता है कि वीर सावरकर जब बैरिस्टर की डिग्री पास करते हैं, तो बैरिस्टर की डिग्री पास करने के बाद जब कॉलेज से वो डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो कॉलेज वाले उनको एक पत्र देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं ब्रिटेन के सम्राट की वफादारी की शपथ लेता हूं और मैं आजीवन ब्रिटिश के साम्राज्य के लिए वफादार रहूंगा। तो वीर सावरकर कहते हैं कि मुझे वो डिग्री नहीं चाहिए जिस डिग्री को पाने के लिए मुझे ब्रिटेन के साम्राज्य की वफादारी की शपथ लेनी पड़े। कुछ लोग जो आवाज उठाते हैं ना कि वीर सावरकर ने माफी मांगी, उनके लिए करारा तमाचा है कि जो व्यक्ति अपनी बैरिस्टर की डिग्री को लात मार सकता है, उस समय बैरिस्टर की डिग्री कैसी होती थी आप अंदाजा लगा लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकी नाथ बोस जी, वो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए। अब उनको अमीर बनना है तो उस समय क्या करते हैं, वो मेहनत करके बैरिस्टर की पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई करते हैं और वकालत की पढ़ाई करके कुछ ही सालों में कलकत्ता के एल्गिन रोड पर जो भवन आज भी खड़ा है, जिसकी आज की कीमत और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट माने तो कम से कम 100 करोड़ रुपए की होगी, वो बना लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो अपने पिता के पैसे के ऊपर ऐश करते थे, उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन वो वकालत करते थे। वकालत में वो जमीनों के ऐसे केस लड़ते थे जमींदारों के कि जिसमें किसी जमींदार का यदि 10 करोड़ का केस है और वकील ने केस लड़ा तो उसके अंदर से उसको 2% 5% का पूरा मेहनताना मिल जाता था। तो वकालत की पढ़ाई उस समय ऐसी मानी जाती थी कि जिसको ऐशो आराम की जिंदगी का जीवन बसर करना हो तो वो वकालत की बैरिस्टर की पढ़ाई करे। और बैरिस्टर की लंदन में जिसने पढ़ाई की हो उसके लिए कैरियर का स्कोप केवल भारत नहीं था। महात्मा गांधी का नाम आपने सुना, महात्मा गांधी बैरिस्टर बने तो बैरिस्टर का पहला केस उनको कहां का मिला, एक बड़े व्यापारी का दक्षिण अफ्रीका का केस मिला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बनते हैं, बैरिस्टर बनते हैं। उस समय कोई डॉक्टर नहीं बनता, कोई इंजीनियर नहीं बनता, उस समय क्या बनते हैं, वैज्ञानिक नहीं बनता, उस समय बैरिस्टर को सबसे कीमती और सबसे ऐशो आराम की जिंदगी वाला पद माना जाता है। तो बैरिस्टर की डिग्री के ऊपर ठोकर मारने वाले ऐसे पहले क्रांतिकारी वीर सावरकर थे। तो जहाज से फिर उनको भारत लाया जाता है। भारत में जब उनको लाया जाता है तो उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है, और जब पत्नी उनसे मिलने के लिए आती है और उनको जब कैदियों के कपड़ों में देखती है, हथकड़ी बेड़ी उनको लगी होती है, तो उसको पत्नी जब मिलने आती है तो पत्नी की आंखें नम हो जाती है। तो वीर सावरकर मुस्कुरा पड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि ये जो कपड़े हैं ये तो सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हैं, कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, मान अपमान कपड़ों का नहीं होता। और फिर आगे वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखो, अपना पेट भरना, बच्चे पैदा करना, एक परिवार पालना, ये तो कीड़े मकोड़े, चिड़िया, सारे जीव जंतु करते हैं। मेरा जीवन केवल अपना पेट भरना, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीना नहीं है। मेरे जीवन का तो उद्देश्य है कि मैं अपने देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करूं। मुझे केवल एक परिवार नहीं पालना, मुझे अपने पूरे भारत के परिवार को, अपने भारत को पालना है और मुझे भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करवाना है। वीर सावरकर का तब देखिए और उनकी पत्नी का तब देखिए। वीर सावरकर लंदन गए, लंदन में जाने के बाद उनका जो बेटा है प्रभाकर, उसको गोदी में छोड़ के गए हैं 2 साल के बच्चे को। जब वो लंदन में रहते हैं तो उनके बच्चे का देहांत हो जाता है। बच्चे का देहांत होने के बाद भी वो क्रांति के काम को रोकते नहीं है।